नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली आईएएस एकेडमी आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आ रही है। इस प्रोग्राम में हम उन सारे महत्वपूर्ण सवालों को ले रहे हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एमसीक्यू सवालों का कितना महत्व है। तो इस सीरीज़ में न केवल पॉलिटी, हम दूसरे विषयों के सवाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी के लिए ये प्रोग्राम चालू हो चुका है और मैंने पहले आपको कुछ ऐसे सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, इन सवालों के ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का जो प्रमुख सोर्स है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है और इसके साथ ही लगभग 80 देशों के संविधान का हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, हमारी संविधान सभा ने अध्ययन किया और उन सभी देशों के संविधानों से वो महत्वपूर्ण बातें जो भारत के लिए उनको सही लगी, उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया और भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उन सभी प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल जो हमने लिया है वो बोल रहा है सुमेलित कीजिए, यानी ये सवाल जुड़ा हुआ है मैच द कॉलम से। तो मैच द कॉलम में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। देशों के नाम दिया हुआ है, एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और कनाडा, और दूसरी तरफ वो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और आपको बताना है ये प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो एक बोल रहा है कानून का समान संरक्षण, एक बोल रहा है संघ, एक बोल रहा है कानून के समक्ष समता और एक बोल रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कनाडा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। चलिए अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 14, तो आप सभी ने संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ा है। ये विधि के समक्ष समता से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, यानी संविधान में समता को स्थापित करने वाले अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट हैं। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधि का समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता का प्रावधान ये एक ब्रिटिश विद्वान डाइसी के द्वारा दिया गया था। तो डाइसी की एक थ्योरी थी जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसी पर आधारित था विधि के समक्ष समता का सिद्धांत। तो डाइसी अपने रूल ऑफ लॉ में बोलते हैं कि लॉ सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा और विधि ही सर्वोच्च होगी। हालांकि डाइसी का जो तीसरा प्रिंसिपल था वो ये बोलता था कि विधि सामान्य न्यायिक निर्णयों का परिणाम होगी। भारत में डाइसी का तीसरा प्रिंसिपल लागू नहीं होता, पर दो प्रिंसिपल जो बोलते हैं कि विधि सर्वोच्च है और विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, ये भारत में लागू है। परंतु भारत में केवल विधि के समक्ष समता को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि विधि का समान संरक्षण को भी स्वीकार किया गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये विधि का समान संरक्षण क्या कहता है? तो ये कहता है कि सभी व्यक्तियों की विधि तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनके ऊपर अलग अलग कानून लागू किए जा सकते हैं। इसी आधार पर भारत में आरक्षण जैसे प्रावधान लागू हैं, क्योंकि भारत में अगर केवल विधि के समक्ष समता होता तो आरक्षण जैसे प्रावधानों के लिए संविधान में कोई जगह नहीं थी। परंतु क्योंकि हमारे संविधान में विधि के समक्ष समता के साथ विधि के समान संरक्षण को भी स्वीकार किया गया है, इसीलिए हमारे संविधान में आरक्षण जैसे प्रावधान एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं विधि के समक्ष समता, ये हमने लिया है यूके से।
जबकि विधि का समान संरक्षण का प्रावधान हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में स्वीकार किया है। तो इन दोनों के बारे में तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो गया। तो ये हमने लिया है यूएसए से, और यूएसए है इसमें बी में, तो एक फर्स्ट का हो जाएगा एक, यानी सबसे पहले ब्रिटेन की बात कर रहा है ना ये, तो इस हिसाब से अपन इसको सेट करते हैं कि ए का क्या है, बी का क्या है, ए बी सी और डी। तो जब बात कर रहा है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का हो जाएगा कानून के समक्ष समता, यानी 3 ब्रिटेन का हो गया, और उसके बाद कानून का समान संरक्षण, यानी 1 अमेरिका के लिए हो गया। अब ये बोल रहा है संघ। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो ऐसी है जिसमें यूनिटरी फीचर, एकात्मक लक्षण संघीय लक्षणों से ज़्यादा प्रभावी हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हमारा संघ चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, या उसके किसी एक भाग को उससे हटाकर किसी दूसरे राज्य में मिला सकता है, या 2 राज्यों को आपस में मिलाकर एक राज्य बना सकता है। ऐसे सभी काम केवल पार्लियामेंट के द्वारा किए जा सकते हैं। हालांकि ये विधेयक पार्लियामेंट में लाने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है, और ये स्टेट के पास भी कंसेंट के लिए भेजे जाते हैं, परंतु स्टेट के कंसेंट की यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, स्टेट की एडवाइस की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। यानी ऐसे सभी मामले जो महत्वपूर्ण हैं उसमें संघ को अधिक शक्ति दी गई है और राज्यों की शक्ति कम है। इसीलिए कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान भी बोलते हैं, जैसे केसी बियर। जो संघीय व्यवस्था हमने ली है, हमारी पूरी की पूरी संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। तो यहां पर बोल रहा है संघ 2, ये कनाडा से लिया गया है, तो 2 को हम यहां लिख देते हैं। और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये शब्दावली हमने ली है जापान से, तो 4 हम यहां लिख देते हैं। और ये हो जाएगा 3 1 4 2। अब देख लेते हैं 3 1 4 2 कहां पर है, 3 1 4 2 सी है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले सवाल के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाया गया है, और इस क्वेश्चन में रशा ऑप्शन में नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रशा पहले यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक के नाम से पहचाना जाता था। 1991 में रशा का विभाजन हो गया, यानी यूएसएसआर का विभाजन हो गया, और रशा सहित 11 देशों का निर्माण हुआ। तो पंचवर्षीय योजना वाले जो प्रावधान हैं वो हमने लिए हैं सी, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे चर्चा करते हैं। फिर वही मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इस व्यवस्था का अर्थ है कि ऐसा देश जिसका मुखिया निर्वाचित हो, न कि नॉमिनेटेड, तो ये व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने ली है फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, अभी मैंने आपके साथ चर्चा की कि ये व्यवस्था ली गई है जापान से। इसके बाद बोल रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमारे पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो संशोधन प्रक्रिया हमने ली है 6 साउथ अफ्रीका से। समवर्ती सूची वाली प्रक्रिया, यानी शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्ट की बात की गई है। इसमें एक यूनियन है, एक स्टेट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिए गए हैं जिसपे संसद कानून बना सकती है,
स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो कंकरेंट लिस्ट वाला पार्ट है ये हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट वाली व्यवस्था को लिया है। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था, तो हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है। 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, जो विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो 12 के नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमने ग्रहण की है आयरलैंड से। और संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था हमने ली है अमेरिका से। तो हमारा सही उत्तर हो जा रहा है 4, 5, 6, 1, 2, 3। देखते हैं 4, 5, 6, 1, 2, 3, ये है सी में, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है वो फिर से मैच द कॉलम है। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया हमारे यहाँ कैसी होनी चाहिए, ये हमारी संसदीय प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये संसदीय प्रक्रिया हमने ली है यूनाइटेड किंगडम यूके से, तो ये हो जाएगा 3। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली हमने ली है जापान से, ये हो जाएगा 4। संविधान की सर्वोच्चता ली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो इसका हो जाएगा 1। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमने लिया है आयरलैंड से, तो ये हो जाएगा 2। इसका सही उत्तर है 3, 4, 1, 2। देख लेते हैं 3, 4, 1, 2 किसमें है? सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले सवाल की ओर चल रहा हूं। अगला सवाल फिर से मैच द कॉलम वाला है। अब ये मैच करने बोल रहा है संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक कर्तव्य और आपात उपबंध को, और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली वाली जो व्यवस्था है ये हमने ली है ब्रिटेन से, तो इसका हो जाएगा 4। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू ये हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो ये हो जाएगा 1। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो पार्ट है ये हमने लिया है रूस से, 2 हो जाएगा। आपात उपबंध हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इसका हो जाएगा उत्तर 3। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जांच सकती है और ये देख सकती है कि वो कानून संविधान सम्मत है या नहीं। जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है उसको कौन कौन से आर्टिकल जनरेट करते हैं? तो आर्टिकल 13(4), आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये सब जुडिशियल रिव्यू के राइट को जनरेट करने वाले आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल 137 भी है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का फिर से पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये तो हो गई जुडिशियल रिव्यू की बात। न्यायिक पुनरावलोकन के बाद जो हमने अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया है, इसका सही उत्तर हो जा रहा है 4, 1, 2 और 3। देख लेते हैं 4, 1, 2, 3 किसमें है? डी। 4, 1, 2, 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो बोल रहा है विच कंट्री फर्स्ट अडॉप्टेड द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये कनाडा वह देश है जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कनाडा। वो पहला देश था जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। चलिए अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई? तो हम सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है
वो भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट संविधान में कहाँ पर हैं? संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की बात करता है, और यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। और फंडामेंटल राइट की व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। और भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की है। परंतु ये पूछ रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है, तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, यानी वहां के नागरिक अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? अब ये जनहित याचिका क्या है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ये भारत में चालू हुआ 1980 में। इसको चालू करने के पीछे दो प्रमुख जस्टिस का नाम आता है, एक है जस्टिस PN भगवती और दूसरे जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारे देश में लोकस स्टैंडी का एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। इसका मतलब था जो एग्रीव्ड पार्टी है केवल वही न्यायालय के सामने अपना मामला लेकर जा सकती है। परंतु जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर ने इस लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हुए ये याचिकाएं ग्रहण करनी आरंभ की जो जनता के हित से जुड़ी हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई थी। उनका मानना था कि ऐसे सारे विषय जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, इस पर लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा और इसे कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने उठा सकता है। तो ऐसे विषय जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के समक्ष उठाए जा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसी प्रकार अलग अलग विषय न्यायालय के समक्ष उठाए गए और हमारे आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 19 को लगातार विस्तार मिला है। जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता का मामला भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब ये न्यायिक सक्रियता क्या होती है? तो कई बार न्यायालय अलग अलग मामलों को जनहित याचिकाओं के द्वारा या स्वमोटो कॉग्निजेंस यानी स्व प्रेरणा से स्वीकार कर लेते हैं और उन मामलों को सुनते हैं। ऐसे में ऐसा करते समय कई बार वो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्हीं मामलों को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। परंतु ऐसा माना गया है कि भारत में जिन भी मामलों में न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल किया गया है वो मामले ऐसे थे जहां पर एग्जीक्यूटिव अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाए थे। तो ये ज़रूरी है कि हर देश में सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में है, और तभी किसी देश को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करे और न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न करे। परंतु न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कई बार ऐसा हो जाता है, परंतु हम मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता कम की जा सकती है अगर कार्यपालिका ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने दायित्वों को समझे और अपने दायित्वों को पूरा करे। अब ये PIL की अवधारणा किस देश में सबसे पहले उत्पन्न हुई? तो वह देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका विश्व की सबसे ताकतवर न्यायपालिका मानी जाती है और यहीं पर पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कॉन्सेप्ट भी पैदा होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है मैच द कॉलम। अब ये विधि का शासन रूल ऑफ लॉ को ले रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि रूल ऑफ लॉ हमने UK से लिया है। प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये शब्दावली हमने जापान से ली है, बार बार हम देख रहे हैं।
राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है, ये भी होता है भारत में। आर्टिकल 200 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं और 201 में इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। और जब भी राज्यपाल ऐसा करते हैं तो अब इस विधेयक पर राज्यपाल के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। एक बार अगर विधेयक राष्ट्रपति को भेजा तो अब इस विधेयक पर अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाता है और ये व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई है कनाडा से। समवर्ती सूची के ऊपर पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिखाई दे रहा है 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 है डी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला और अंतिम सवाल मैच द कॉलम वाला है। तो ये बोल रहा है मैच द कॉलम, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, द गवर्नर सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट टू रिजर्व फॉर कंसिडरेशन एंड कंकरेंट लिस्ट। तो फिर वही रूल ऑफ लॉ आपका हमने लिया है यूके से, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने लिया है जापान से, गवर्नर वाला प्रोविजन हमने लिया है और कंकरेंट लिस्ट लिया है ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये कुछ सवाल थे जो जुड़े हुए थे संविधान के स्रोतों से। इसके बाद फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और जो अगला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ आप सभी को प्राप्त हो।